चलो, है ना, इधर देखो, ये सीता बेंगरा और जोगी मारा जो गुफा है ना, इसकी जो खोज हुई थी वो 1848 में हुई थी। 1848 में, और 1904 में आगे का काम यहां से चालू हुआ था। तो 1848 में किसने किया था दोस्त? कर्नल आउस्ले, ठीक है, और डॉक्टर ब्लास, डॉक्टर ब्लास के द्वारा 1904 में आगे की चीजें यहाँ पे की गई थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कल कहानी वाला सब चीज तथ्य फ्लो में ये तथ्य छूट गया था, ऐसा मुझे बाद में ध्यान आया, तो ये इसको अभी अपन यहाँ पे सम्मिलित कर लिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं फिर। ठीक, सातवाहन तक का हो गया है। अब आगे देखते हैं, सातवाहन के बाद कुषाण। कौन सा वंश? कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश को मुख्यतः चीनी वंश, मतलब चाइना से आया हुआ वंश समझा जाता है, या है भी वो। हमको इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इनके स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा किसके? कनिष्क के व विक्रमादित्य के। ठीक है, इस वंश के शासक हैं। उनकी सोने की सिक्काएं, सोने के सिक्के, उसको चालू कर लो ना यार, चल रहा है। सोने के सिक्के हमको किसके किसके? कनिष्क के और विक्रमादित्य के प्राप्त हुए। कहां से? तो खरसिया के निकट तेलीकोट से। ठीक, कहां से प्राप्त होंगे? खरसिया के निकट तेलीकोट से हमको इनके सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें काम किया भाई साहब C.K. साहू ने। ठीक है, इसमें खोज सर्वेक्षण का कार्य किसका है? तो C.K. साहू। तो इनके साथ में, कुषाण वंश के साथ में C.K. साहू जी का नाम अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तांबे के सिक्के, किसके सिक्के? तांबे के सिक्के। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उधर चकरभेड़ा पढ़े थे क्या? बस सेम चकरभेड़ा यहाँ पे भी याद रखना। ठीक, क्या याद रखेंगे? चकरभेड़ा। तो तांबे के सिक्के हमको चकरभेड़ा से मिले हैं, और सोने के सिक्के हमको कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? खरसिया के तेलीकोट। बढ़े थोड़ा सा आगे। ठीक, चलो इसके बाद अगला वंश देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगला वंश देखने से पहले एक और राजा है इसका, जिसका नाम है विमकड़फिसस। नाम क्या रहेगा? विमकड़फिसस। एक राजा है, इसका नाम है विमकड़फिसस। इसके भी कुछ सिक्के हमको मिले हैं बिलासपुर से। ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हुआ है वो यही है ना। यही तीन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक याद रखना पड़ेगा तेलीकोट, एक याद रखना पड़ेगा चकरबेड़ा, और एक याद रखना पड़ेगा बिलासपुर। ये तीन जगह से हमको इनके सिक्के ही प्राप्त होंगे। मतलब प्रत्यक्ष तौर पे शासन ना भी कर रहे हो तो व्यापार रहा होगा, ऐसा समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सातवाहन और कुषाण लगभग सेम टाइम में शासनकाल है इनका, तो ये मान सकते हैं कि व्यापार चल रहा होगा। लेकिन एकदम प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे इनका शासन चल रहा था, इसलिए कई किताबों में देते भी नहीं। तो केवल और केवल साक्ष्य मिले हैं, और इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम इनका शासन चल ही रहा था। हो सकता है व्यापार भी चल रहा होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र से मिले हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो कनिष्क व विक्रमादित्य के सोने के सिक्के कहाँ से? तेलीकोट से। तांबे के सिक्के चकरभेड़ा, और विमकड़फिसस बिलासपुर। क्या मिले हैं? सिक्के। तो ये भी सिक्का है, ये भी सिक्का है ना।
बढ़े आगे। चलो अगला वंश है मेघ वंश। कौन सा वंश याद रखना है? मेघ। ठीक है, मेघ वंश के बारे में कोई डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, एकदम सिंपल है कि पुराणों, कल हम लोगों ने पुराण के ऊपर चर्चा की थी, तो पुराणों में ये लिखा मिलता है कि गुप्त से पहले, किससे पहले? गुप्तों से पहले यहाँ पर मेघ वंश के शासकों द्वारा शासन किया गया। ठीक, गुप्तों से पहले किसका शासन चला होगा? यहाँ पे मेघ। कोई डिटेल मिलता नहीं है। ठीक है, इसमें भी 6 शासक हैं। कितने शासक? 6। हमको केवल 2 के नाम याद रखेंगे, शिवमेघ और यव या मेघ, है ना। कौन से शासक अपने को बस नाम ध्यान रखना है, शिव मेघ और यव मेघ। तो जिस भी शासक के आगे मेघ लगा है वो 6 शासक इसी वंश के, है ना। तो बाकी डिटेल में इसमें जाना नहीं है, बस ये है कि पुराण ने हमें बताया कि गुप्तों से पहले मेघ वंश का शासन था, बहुत सीमित समय के लिए। कितने शासक थे? 6 शासक, जिसमें से 2 का नाम अपने को ध्यान में रखना है, एक है शिवमेघ और दूसरा है यवमेघ। बढ़े आगे। ठीक, चलिए कल हम लोगों ने एक बैकग्राउंड बना लिया था, क्या? ठीक, अगेन क्या हुआ था कि छोटे छोटे लोगों का शासन चल रहा था, तो अब वापस से एक केंद्रीय सत्ता आएगी, ऐसी वाली बात हुई थी, है ना। तो अब देखते हैं थोड़ी सी चीजों को। अब हम लोग जब अपना सिलेबस लिखे थे तो उसमें 3 वंशों को एक साथ मिलाकर के लिखे हैं वहां पे, इसके बाद में, है ना। तो बस वो 3 वंशों का समय आ चुका है अब। ठीक है, सीधा है लाइन, बताना ना यहां से समझ में नहीं आता है। सीधा ठीक, चलिए कौन कौन से वंश है? ठीक, कौन सा वंश? वाकाटक वंश। यहां और इधर ठीक है। चलिए सबसे बेसिक जानकारी तो ये है ना, 3 वंश है, एक का नाम है वाकाटक वंश, एक का नाम है गुप्त वंश, एक का नाम है नल वंश। इनकी राजधानी रहेगी नंदीवर्धन। कहाँ रहेगी? जो कि वर्तमान नागपुर का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये है नंदीवर्धन इनकी राजधानी। गुप्त वंश, इनकी राजधानी रहेगी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना का पुराना नाम है। ठीक है, और इनकी जो राजधानी रहेगी वो रहेगी पुष्करी, जिसे वर्तमान भोपालपट्टनम से समीकृत किया जाता है। ठीक, तो ये 3 वंश है जिनको हमको कोरिलेट करके देखना रहेगा। कौन कौन सा वंश? वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश, है ना। चलो देखते हैं। पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को खत्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो वंश है, कौन सा वंश? इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था। क्या कहते थे? दक्षिणापथ। किसके शासनकाल में? गुप्त।
तो एक प्रश्न है नामकरण से संबंधित कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलेंगे दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इन दोनों का संबंध था, क्यों था, क्या था, वो अपने को आगे पता चलेगा। तो ये लोग अपने आप को महाराजा बोलते थे। क्या बोलते थे? महाराजा। किसको? अपने को। और इनको बोलते थे महाराजाधिराज। इनको क्या बोल रहे हैं? महाराजाधिराज। तो दोनों का संबंध है, इसलिए अपने आप को महाराजा और उनको महाराजाधिराज की उपाधि से संबोधित कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें है ना। ये जो वंश है, कौन सा? वाकाटक। इनकी जो वंशावली है, क्या है? वंशावली। उसके बारे में हमें अजंता गुफा अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलेगी? अजंता गुफा अभिलेख से। क्लियर? और ये वाली जो बात है, इसकी जानकारी हमें प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलेगी। कौन सी जानकारी? कि अपने आप को महाराजा और उधर महाराजाधिराज की उपाधि से अलंकृत करते थे, ऐसा। क्लियर? तो इनकी वंशावली, वाकाटक वंशावली की जानकारी हमको अजंता गुफा अभिलेख से मिली है। प्रभावती के पूना अभिलेख से स्वयं को महाराजा तथा गुप्तों को महाराजाधिराज कहने की जानकारी मिली है। क्लियर? अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसकी वंशावली लिख रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उधर में जो हमारे काम के शासक है वो लिखूंगा, फिर उधर हमारे काम के शासक है वो लिखूंगा। एक चीज़ समझना कि इतिहास बड़े बड़े, मतलब अब वंश बड़े बड़े आएंगे। एक शासक दो शासक वाला सीन नहीं है इन वंशों में, है ना। लेकिन जो हमारे काम के हैं उसी को ही पढ़ना पड़ेगा। 24 शासक हैं तो 24 शासक पूरा नहीं पढ़ते रहेंगे। जो हमारे काम के हैं या जिन्होंने इतिहास में कुछ बदलाव लाया है या जिनके कारण कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, उनको ही देखना है अपने को, ठीक। चलो मैं पहले इनके बारे में लिख रहा हूँ। ठीक, व्हाइट कलर का उपयोग कर लेते हैं। चलो आप लोग एक एक नाम बोलते जाइए, है ना। चलिए, पहला नाम फिर ठीक, क्या क्या हो गया? महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन। अगला शासक अगला शासक अगला ठीक। चलिए कौन कौन से शासक आ गए? महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन। कोई है क्या जी सेन यहाँ? अपना वंश आ गया ऐसा करके ठीक है, तो कौन कौन से? महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, हरि सेन। फिर से सेन, ठीक, बढ़े आगे। तो यहाँ पे इतने सारे शासकों को अपने को देखना रहेगा। एक फिर आते हैं इधर, कौन सा वंश चल रहा है? गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश में हम यहाँ पे देखेंगे समुद्रगुप्त के। किसको देखेंगे? समुद्रगुप्त। और हम देखेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक,
समुद्रगुप्त देखना है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ये दोनों के बारे में हमको कुछ ना कुछ देखना है। बाकी जो मिलेंगे छोटे छोटी चीज़ें वो तो अलग से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 शासक यहाँ पे देखेंगे अपन। अब आते हैं इधर नल वंश, है ना। तो नल वंश में सबसे पहले शिशुक, क्या याद रखेंगे, शिशुक। व्याघ्रराज देखेंगे, वराहराज देखेंगे, ठीक है। फिर भवदत्त वर्मन, क्या देखेंगे, भवदत्त वर्मन। फिर देखेंगे अर्थपति भट्टारक। फिर है कौन, ऋषभराज, क्या बोल रहे हो दोस्त, है कौन राज, किसका किसका नाम ले रहे हो, अरे आदमी वो, हाँ अगला शासक। एक शिशुक, बोलिए, शिशुक, व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, ठीक है। थबल धवल सेम साउंड कर रहा है, कोई भी एक ठोक याद रख लो। अगर इसके जगह वो भी ले दिया, उसके जगह ये भी ले दिया, तो लगा के आ जाना, है ना। थबल, नरेंद्र थबल, और कुछ किताबों में नरेंद्र धवल लिखा भी मिलता है ना। चलो फिर से शिशुक, व्याघ्रराज, ठीक, ये है अपना भारत, है ना। ये है हमारा पुष्करी भोपालपट्टनम, ठीक, क्या है, पुष्करी भोपाल, ठीक है। ये हमारा पटना, ठीक है, और ये है हमारा नागपुर। तो इन 3 सेंटर्स की बात हो रही है जहाँ पे 3 अलग अलग वंशों का शासन चल रहा है सेम टाइम, ठीक है। ये वाकाटकों की राजधानी, ये नलों की राजधानी, और वो गुप्तों की, ठीक है। चलो देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो कि काम धाम किए हुए हो, नौकरी वोकरी, हाँ हाँ, और कोई आप में से ऐसे कितने लोग हो जो पैसा वैसा कमाए हुए हो, हाँ 3 तो चलो आ उठाए हैं, मतलब कमाए हैं, और बाकी ठीक नौकरी नहीं की हो, किसी अन्य माध्यम से पैसा कमाए हो, जुआ सट्टा IPL, हो सकता है ना भाई, ऐसा है कि नहीं नेताम जी,
इसको देख के लगता है ना, देख रहे हो क्या सोच है। चलो चलो, है ना, बेसिकली समझो चीज़ों को कि आप में से जो लोग 3 लोग उठाए थे, एक बार खड़े हो गए क्या दोस्त? जो हाथ उठाए थे अभी वो खड़े हो जाओ। हाँ, क्या काम किए थे सर? मतलब बताने लायक हो या बताना चाहो तो ही आप बता सकते हो ना, ऐसा कोई वो नहीं है। कॉलेज में, ठीक। कौन से कॉलेज में सर? ठीक। आप क्या किए अमित? रेलवे में इंटर्नशिप किए। कोटा अकेडमी में, ठीक है। आप लोगों की पहली सैलरी आई होगी, जब कभी भी आई हो, जितनी भी आई हो, उससे अपने को कोई मतलब अपन उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग की जो पहली सैलरी आई थी, तो उससे सबसे पहली सैलरी से आपने किया क्या था? तो पहले अमित के पास आते हैं, क्या किए थे अमित? मम्मी दिए थे। आप क्या किए थे? ठीक ठीक। मतलब खर्चा किस रूप में किए थे, मतलब किसके लिए किए थे? जैसे उन्होंने बोला अपने लिए, खर्चा तो हुआ, उनका भी खर्चा हो गया। पहले वहाँ गए तो पहले किराया रेंट, हाँ मन के रेंट देते थे। हाँ, तो वो लोन रिपेमेंट हो गया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। बाकी अब बाकी लोग खड़े हो जाओ, ये लोग बैठ जाओ, ठीक है ना। अब आप लोग अपने मन में विचार लाओ कि आपकी जो पहली सैलरी आएगी एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, 70% जो सैलरी आने वाली है, और जो एपी बनना चाहते हैं उनकी भी 70% ही आएगी। तो 56,000 का 70% कितना हो गया दोस्त? वही 36-37 हज़ार के आसपास आना चाहिए, है ना। 38,000 मान लो, है ना। 5 या 15 घटा लो, 56 में से 15 घटाओ तो 41, जैसा सर ने कहा, तो वही 40 के आसपास मान लो, है ना। 40 के आसपास जो पहली सैलरी आएगी, क्या करोगे सब अपने अपने मन में विचार लो। पहला चीज जो करोगे, कैसे गीता क्या करोगे? जाओगे सर, ठीक। अच्छा, जिससे जिससे पूछते जाऊंगा वो बैठते जाना, है ना। ठीक। क्या करोगे सूर्या? वैसे तो आ रहा है आपका दोस्त, कैसे आप कैसे पहले वाले में खड़े नहीं हुए थे? अब आप बैठ जाओ ना, जिसका होते जा रहा है बैठते जाना। हाँ, फर्स्ट सैलरी, हाँ, बैठते जाना, है ना, जिसका होता जाए। कैसे राकेश, क्या करोगे? ये तो नहीं होने वाला, दूसरा वाला। वो सोशल वर्क ये तो नहीं है कि दोस्तों को जा करके, यही होगा सोशल वर्क, और क्या इससे बड़ा। चलो, कैसे राजीव? हाँ, जैसे आज के डेट में अभी तुरंत सैलरी डेबिट होना, क्रेडिट होना है आपके अकाउंट में, तो अभी क्या चीज़ की ज़रूरत है? ठीक। कैसे मोहिंदर? ठीक। कैसे खेले है? मंदिर जाओगे तो ठीक है, मंदिर जाओगे। हाँ, क्या क्या वो, अच्छा मत बताओ क्या बोले हो, उधर ही बताना। लड्डू देखा था राकेश भड्डूल। कैसे इधर हर्षिता? हाँ, कैसे बिंदु? कैसे लता? हो गया यार, हो गया। अब शांत हो जाओ, एक हरमन के बारी सुन लो। हाँ, क्या बोले लता? अरे बैठते जाना है ना, जिसका होते जाए। हाँ, घर वाले दोगे किसको? बुआ को? कैसे? हाँ हाँ, कैसे मैडम? ठीक है, स्कूटी आएगा वही 1 लाख के आसपास का, है ना। और सोना का अंगूठी 10,000 से चालू हो जाता है। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, देख रहे हो, अपने लिए 1 लाख का सोच है, अम्मा के लिए 10,000। ठीक, मजाक कर रहा हूँ मैम, बैठ जाओ। कैसे इधर? मम्मी को दोगे? कैसे मैडम, आप क्या करोगे? आप क्या? पापा को दोगे? आप मम्मी को नहीं दोगे और आप पापा को नहीं दोगे? ठीक, बैठ जाओ सौरभ। भाई आज का दिन लिख लो, तो समय कितना है देखो, काउंट करो, फोटो खींच लो इसका।
पहला सैलरी आएगा उस दिन देखेंगे 56,000 जो भी 40,000 रुपये आ रहा है मंदिर में दान कर रहा है कि नहीं। ये देखो प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ, गुड पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है कि, है ना, जो भी प्रैक्टिकली करोगे उसको सोच करके बोलो, है ना। मंदिर में पूरा दान नहीं करोगे, ये तो 100 मतलब 2-4 बार 100 होगा उसको कर लो, है ना। %% से भी ज्यादा है। हाँ चलो तीसरे महीने का बताओ क्या करोगे। हाँ वो तो अलग वाले से होगा यार, प्रॉपर्टी वाला तो इससे थोड़ी होता है। प्रॉपर्टी तो अलग वाले से होता है। चलो बैठ जाओ। कैसे दोस्त? पापा को दोगे, मम्मी क्यों नहीं दोगे? ठीक, कैसे करोगे दोस्त? बीमा आप कराने की जरूरत ही क्या है दोस्त, आप तो सरकारी दामाद हो गए। आप तो उसके बाद तो सरकार कर दे रही है आपका पूरा खर्चा, आप बीमा आप क्यों कराओगे? अभी प्राइवेट में कराते हैं बीमा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसा वाला है, ठीक है। प्लस एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे, दोनों तो सरकार देखेगी, तो बीमा की जरूरत उस समय अब नहीं रहेगा। हाँ तो बच गया पैसा, अब उसका क्या? पार्टी भी देना पड़ेगा दोस्तों, सोशल वर्क। ठीक, कैसे दोस्त मोइन? नहीं सुनाई है। अच्छा होगा तब छूटोगे ना, ऐसे नहीं बचा के रखे आपके मम्मी पापा आपके लिए, तो ज्वेलरी है ना। चलो बैठ जाओ। देखो बेसिकली क्या है, इस सब में एक चीज़ निकल के आया, कोई मम्मी को दे रहा है कोई पापा को दे रहा है ना। तो सबका सोच सेम है और सब वैसे ही करते हैं। भारत देश में जो इमोशनल कोशेंट है वो हमको यही सिखाता है, EQ जो है, कि हम ये चीज़ करें, ठीक है। 1-2 अतिशयोक्ति अलंकार आए हैं यहाँ पे जो कि नहीं होने वाला है, समाज सेवा और ये वो है ना, तो वो अभी लगते दोस्त जब आ ही ना। पहली बात तो पहले 3 महीना तो ऐसे ही ठन रहोगे। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं आएगा, आपका आईडी नहीं बना रहेगा। तो 3 महीने आप फ्रेम काम कर रहा हूँ, कहाँ फंस गया ऐसा लगेगा। 3 महीने के बाद एक साथ आएगा 41 या 123 के आसपास। हाँ तब 123 को सीधा एक साथ खर्चा करने से पहले वो जो एक जन उधारी वाला कुछ बोले थे ना, दोस्तों से ले लिया हूँ, वही छोड़ होगा। ये भाई साहब जो नहीं बोले थे, तो पहले रहने जाओगे वहाँ पे, पहले दिन आपको कोई बंगला और गाड़ी नहीं देने वाला है। अपने पेट्रोल स्वयं पेट्रोल डलाओगे, कार से जाओगे तो कार का पेट्रोल का खर्चा, बाइक से जाओगे तो बाइक में घूमना पड़ेगा। कोई डिप्टी कलेक्टर बनते ही आपको गाड़ी नहीं मिलने वाला है, डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ, ठीक है। बाइक अब अभी वाली स्थिति में है तो अपन बाइक में ही घूमेंगे वहाँ जाके। कोई ऐसा नहीं होना है कि पहले दिन आपको एकदम सम्मान मिल रहा है, जाओगे कलेक्टर के पास जाओगे, आया हूँ ज्वाइनिंग करने के लिए करके, भगा देगा, चल मैं भाग जा ज्वाइन कर ऐसे करके। फिर उसके बाद आपका केबिन तो कोई रहेगा नहीं, तो जाके इसके साथ बैठोगे, वो वाले बाबू के साथ बैठोगे, ये वाले बाबू के साथ बैठोगे, 1 साल तो यही करोगे कि बाबू लोग जो बाबू टेबल रहता है ना, बाबू लोग भी हड़काएंगे, कहाँ लागे साले, जबरदस्ती दिमाग खात रहे थे करके, ठीक है। काम सीखोगे नहीं उन लोग से, बाबू लोग से क्या होता है कैसे होता है, तो लोग को गुरु बनाओगे पहले। अरे सर, उनको सर बोलोगे आप लोग पहले, है ना, तो लोग भी हड़काएंगे आपको, चलो निकलो ऐसे करके, ठीक। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं हड़काएंगे, अब अंततः तो सर हो आप, है ना, लेकिन सर ये कुछ नहीं है, ऐसी है, ऐसा करके घुमाते रहेंगे आपको। फिर पैसा भी नहीं है, प्लस आप सोचोगे सरकारी बंगला मिलेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए कोई प्रावधान नहीं है, वो कलेक्टर की कृपा दृष्टि रहेगी तो मिल जाएगा, और खाली रहेगा तो वैसे ही सेम गाड़ी का है, कलेक्टर की कृपा दृष्टि रहेगी दे देगा आपको गाड़ी, होगा तो, और नहीं होगा तो नहीं देगा, ठीक है। और पहले दिन आप ना तहसीलदार बनने वाले हो ना SDM बनने वाले हो। क्यों नहीं बनने वाले हो? क्योंकि आपने पेपर ही पास नहीं किया है। पहले उसका रेवेन्यू पावर लोगे तब तो बनोगे, रेवेन्यू पावर ही नहीं है, SDM कोर्ट में कहाँ से फैसला दोगे आप? पेपर पास करना पड़ेगा, 7-8 ठो पेपर पास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर पावर मिलता है। तो शुरू के 1 साल ऐसी है, 1 साल क्या 2 साल ऐसी है, जब आपके पास कुछ नहीं है, ऐसी फालतू काम कराते रहेंगे बेगारी वाला। बस अच्छी बात यह है वो 40,000 आता रहेगा, वो अच्छा चीज़ है ना। खैर इसको हटाओ। बेसिकली यहाँ पे आपने जो भी बोला, सभी ने बोला कि कुछ ना कुछ लेके देंगे, या
सामान्य तौर पे कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मेरा जो अनुभव रहा है, मैं बहुत सारों से प्रश्न यहीं पे पूछता हूँ, तो ये अनुभव रहा है कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि घर के लिए राशन सामान लेके जाएंगे, ठीक है, कि सब्जी ले गए, दाल आटा चावल। तो एक जन ने बताया कि जब वो पहला सैलरी कमाया तो 10,000 समथिंग उसकी सैलरी थी, तो उसने एक पाव धनिया पाउडर, ठीक है, आधा पाव मिर्ची पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, ऐसा खरीद के ले गया। तो इससे क्या होता है कि बहुत सुकून मिलता है कि चलो अब हम घर के जो खर्च है या व्यवस्था है उसके संचालन की अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा करके होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही हमेशा से होता रहा है। भारत देश हमेशा से संस्कारों मूल्यों का देश रहा है, तो ये मूल्य हमें हमेशा से सिखाए जाते हैं। जबकि विदेशों में क्या है दोस्त, जैसे आप 10वीं 12वीं पढ़ते हो, माँ बाप भगा देते हैं, जा कमा खा, ऐसा करके। तो उसमें उनको इंडिपेंडेंट बनाने के चक्कर में परिवार का मूल्य वहाँ पे नहीं है। फादर्स डे क्यों मनाते हैं पता है आपको? हम लोग अभी मनाए हैं रिसेंटली, या मदर्स डे, क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, तो साल में एक दिन सेलिब्रेट करते हैं एक साथ रहना, कि चलो आज पापा के साथ रहेंगे, चलो आज माँ के साथ रहेंगे। जबकि भारत देश में ऐसा कुछ है ये, वो तो पूरा बचपन से लेके 55 तक के, है ना, माता पिता के साथ ही रहना है, उनकी जिम्मेदारी हमको निभानी है, पहले वो हमारी निभाते हैं फिर हम उनके। तो भारत देश में मूल्य और संस्कार अलग है। तो ये जो विदेशी त्यौहार है वो उनके हिसाब से बने हैं, फादर्स डे, मदर्स डे और सिस्टर्स डे, ब्रदर्स डे, नहीं पता क्या क्या डे, और आजकल आप लोग मनाते भी हो उसको, ठीक है। हेलोवीन मनाने मत लग जाना नहीं भूत वाला कपड़ा पहन के मांगने जा रहे हो खैर चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे भी अब देखो इधर वाला वंश कौन सा वंश है? नल वंश। पहला शासक लिखा है शिशुक, है ना। सेम कहानी आगे जाके एक जगह और रिपीट होगी ना, तो यहीं पे समझ लो, वहाँ पे बोलूँगा जो ऐसा वहाँ पे हुआ था वैसा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संस्थापक है वो शिशुक नहीं है, शिशुक तो उस संस्थापक का पिताजी है ना। तो संस्थापक माना जाता है शिशुक को, है ना, लेकिन वास्तविक संस्थापक वराहराज है, जो तीसरे नंबर पे नाम लिखा है ना, वराहराज। तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है, जबकि संस्थापक शिशुक को माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नल वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बोलेंगे शिशुक, है ना। और जब आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, अंतर है, मैं भी लिखूंगा खड़े होऊंगा तो, संस्थापक शिशुक, वास्तविक संस्थापक वराह। हालांकि यहाँ पे का इतिहास उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि इसका बेटा कौन था, क्योंकि बीच में और भी शासक आए हैं, ठीक है। और ये व्याघराज और वराहराज कुछ किताबों में सेम बताता है, कुछ किताबों में अलग अलग बताता है ना। तो समस्या है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, लेकिन हम उसको एक अच्छे तरीके से तोड़ करके पढ़ेंगे कि फैक्ट याद हो जाए और कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको दो अलग अलग व्यक्ति माना है, वराहराज एक अलग व्यक्ति है और व्याघराज एक अलग व्यक्ति है। तो इससे हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि चल, तो दोनों के जो फैक्ट्स हैं हमको पता है, तो अगर वो पूछेगा तो हम उस फैक्ट के हिसाब से आंसर दे देंगे। मान लो वहां पे जाके कंफ्यूजन आया कि उसने फैक्ट वराहराज का जो मैं बताया हूं वो पूछा और नाम व्याघराज लिखा है, तो मार के आ जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे वराहराज तो दिख नहीं रहे, व्याघराज दिख रहा है, तो वो मार के आ जाना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ कि दो अलग अलग व्यक्ति, यहाँ नहीं, अभी आगे और जब सरबपुरी पंच पढ़ाऊंगा तो भी यही समस्या आएगी। उधर महेंद्र सेन लिखा है, और महेंद्र सेन को कुछ लोग आगे चल के सरबपुरी वंश का शासक बताए हैं, तो समस्या बहुत है। हम महेंद्र सेन कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत समस्या है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। हम ना सिंपल स्केप लेंगे, मतलब सीधा रास्ता, हम समस्याओं में नहीं पड़ेंगे। हमको जो ज़्यादा प्रमाणिक तथ्य हैं हम उसको लेकर के चलेंगे, जो समस्या है वो रहने दो, मतलब रहे वो, अपने को कोई इशू नहीं। इतिहासकार एक बोल रहा है यहाँ का, एक बोल रहा है वहाँ का, अपने कोई मतलब नहीं। हमारे लिए वो यहाँ का है, मतलब वो यहाँ का है, ठीक है। जिससे क्या हो, समस्या तो ना हो, भले ना बने क्वेश्चन, लेकिन दिमाग कंफ्यूज तो ना हो कि वहाँ पे बनाते समय मान लो इसी का प्रश्न आ गया वाकाटक वंश वाला महेंद्र सेन का, तो आप कम से कम स्मूथली बना तो पाओगे ना,
ठीक है, मान लो इसको वहां पे पूछा तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो पूछ रहा है महेंद्र सेन ये वाले को और आपके दिमाग में शरबपुरी तो नहीं है बोल के दिमाग में हुआ और आप गलत करके आ गए, उससे तो बेहतर है ना बनना या बनना। तो हम सिंपल रास्ता जो ज्यादा प्रमाणिक तथ्य है उसको लेकर के चलेंगे दोस्त, है ना। कोई भी कंफ्यूजन वाली चीजों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जरूर कि यहाँ पे ये समस्या है, एक इतिहासकार ये बोल रहा है, एक इतिहासकार ये बोल रहा है, लेकिन मानो आप इसको ऐसा बोलते हैं ना, तो उसको मान लेना, गलत होगा तो चल जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन छूटेगा तो चलेगा, लेकिन वहां पे बनाते समय हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे बारहवां पारा को लेकर के था, तो मैंने आपको बोला ना, प्री में आप महासमुंद नहीं लगा पाओ, बलौदा बाजार लगा के आओ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रमाणिक तथ्य बलौदा। हाँ, वो महासमुंद लेता है वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है, वो एक गलत अलग बात है कि महासमुंद वो ले रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कर्क रेखा और IST कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, इस पे दो मत है। जो आपका चिप्स है वो बोलता है सूरजपुर जिले के प्रतापपुर के आसपास वो प्रतिच्छेद करते हैं, कोई समस्या नहीं, वो बोल रहा है ना, बोलने दो, हमको पता है। लेकिन हमको क्या पता है भाई कि सोनहत तहसील में प्रतिच्छेद करती, ये ज्यादा प्रमाणिक तथ्य है ना। तो हम किसको मान के आए, ठीक है। तो कल के डेट में अगर वो क्वेश्चन आया तो और दोनों ऑप्शन रहे तो मैं सोनहट लगा के आऊंगा। अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण समझो कि 2 साल पहले प्री की परीक्षा में ये प्रश्न आया है कि IST और कर्क रेखा कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। वहाँ पे सोनहत वोनहत नहीं दिया था, ना ही प्रतापपुर, जिलों का नाम दिया था। तो उसमें कोरिया नाम नहीं दिया था, ठीक है, उस समय तो MCB जिला था भी नहीं, तो कोरिया नाम नहीं दिया था, तो सूरजपुर का दिख रहा था वहाँ पे। तो हमको पता है कि दो मत है, एक कोरिया का एक सूरजपुर का। चलो कोरिया नहीं है तो सूरजपुर लगा देते हैं, नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, बनाना तो है ना, हमको दूसरा तो पता है तो हम सूरजपुर लगा देते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में उसने क्या किया, सूरजपुर को सही लिया, लेकिन हमको तो दिल से पता है ना कि कोरिया सही है। फिर क्या हुआ, दावा आपत्ति लगा, ठीक है, भले उसमें कोरिया नहीं था फिर भी दावा आपत्ति लगा ना, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि अगर आज उसको सही मान लिया गया है तो आगे चल के फिर मुझे भी क्या पढ़ाना पड़ेगा, सूरजपुर, जो कि तथ्य सही नहीं है। तो क्या हुआ, दावा आपत्ति लगे। दावा आपत्ति लगने के बाद उस क्वेश्चन को विलोपित किया गया। समझ रहे हो उसका मतलब कि सूरजपुर वाला तथ्य प्रामाणिक नहीं है। नहीं तो तुम बोलता कि मैं सूरजपुर ही लूंगा, क्यों नहीं बोला। तो वैसी बहुत सारी चीजें आगे छत्तीसगढ़ के, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में समस्या है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ, ठीक है। किताब तो छापने वाले छाप रहे हैं लेकिन उनका रिसर्च कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो रिसर्च भी नहीं कर रहे, वो पढ़ी पुढ़ाई सुनी बातों में। जैसे भाई साहब आग बोल देंगे स्याही मुंडी में एक तो पहाड़ है करके, तो लिख देंगे किताब वाले, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने देख क्या है बोल के। लेकिन क्या आप बता रहे हो सही है, जरूरी है, ठीक है। जिलों की सीमा कहाँ से बढ़ रही है वो तो आपको भी नहीं पता, रहवासी लोग भी नहीं जानते कि कहाँ से इधर, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है टीकू भैया बोलता हूँ मैं ना, तो उनका गांव, तो गए मैं बोला भैया ये तो धमतरी है, नहीं ये धमतरी नहीं है। तो मैं बोला बालोद होगा, बोले नहीं ये दुर्ग जिले में आता है, यहाँ से इधर बालोद लगता है और उधर धमतरी है, ऐसा करके, ठीक है। रहते हैं हम लोग 3 जिले में है, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट दुर्ग जिले से आता है, ऐसा करके। तो एक ही जिला 3 भागों में बटा हुआ है, एक ही गांव। तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि कौन सा पहाड़ किधर है, कौन सा पहाड़ किधर नहीं है। तो समस्या है क्योंकि प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। तो समझना, इतिहास में भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वंश का संस्थापक कौन, शिशु, और वास्तविक संस्थापक वराह। आगे 2-3 वंश में यही चीज़ फिर से सुनोगे आप कि वास्तविक संस्थापक किसी और को बोलेंगे और संस्थापक किसी और को बोलेंगे, ठीक है। पांडु वंश में भी सेम सीन होगा, आगे चल के हम लोग कलचुरी में भी सेम सीन देखेंगे। तो ऐसा चलेगा। चलो बढ़े आगे। अच्छा, कल मैं आप लोगों को समझ में आया कि क्यों मैं रोक दिया था, 20 मिनट में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे शासक पढ़ना है, इन तीनों का कोरिलेशन देखना है, प्लस इसमें और भी जो अलग तथ्य, सिक्के विक्के फलाना मंदिर ये वो भी पढ़ना है। इसलिए मैं कल रोक के इत्मीनान से सब चीज़ों को करते हुए बढ़ेंगे। तो वैसे इधर भी क्या हुआ है कि अपने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए संस्थापक का दर्जा उन्हें दिया गया है और अपने आप को लोग क्या बोल रहे हैं, वास्तविक संस्थापक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब शुरुआत होगा इतिहास का, इन तीनों वंशों के इतिहास का। तीनों की राजधानी कहाँ कहाँ पे है वो आपको पता ही है। एक की राजधानी है पाटलिपुत्र पटना, एक की है पुष्करी, एक की है नंदीग्राम, जिसमें से गुप्त कॉमन रहने वाला है
नहीं, गुप्त नहीं, गुप्त का इतिहास उधर वाले वंश से नहीं जुड़ेगा। मतलब गुप्त और वाकाटकों का इतिहास एक साथ आएगा और वाकाटक और नल का इतिहास एक साथ चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ये जो सेशुक है, इस सेशुक को हम क्या बोलेंगे? संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक आप में से कौन कौन गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा है? मूवी दोस्त, चलो इधर देखो। सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं गुप्त वंश के समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्या कहते हैं? उल्टा दे दिया है, नेपोलियन बाद में आया है ना, समुद्रगुप्त पहले आए हैं, तो नेपोलियन को उसका जो भी देश है उसका समुद्रगुप्त बोलना चाहिए, है ना। तो ये गलत तथ्य है। खैर, अच्छा, दो जन कोई भी खड़े हो जाओ, दोस्त दोस्त। कोई भी दो जन खड़े हो जाओ ना जी। कौन कौन खड़े हुआ? राकेश और, अच्छा बढ़िया। कौन है जी आपका दुश्मन? इस क्लास में कौन पसंद नहीं है आपको? कोई नहीं है। चलो, विक्रांत को उस दिन नहीं किया है ना ये? खड़े हो जाओ विक्रांत, खड़े हो जाओ। आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा था ना कि आप बताया नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया बोल के। चलो खड़े हो जाओ, इधर इधर आप यहाँ पे आओ, आप लोग वहीं रहो, है ना। ये दो लोग हैं, ये दो लोग अच्छे दोस्त हैं और ये नहीं है उनका अच्छा दोस्त। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन है। अब क्या हुआ, नीचे पान ठेला में सूर्या खड़ा हुआ था, नहीं राकेश खड़ा हुआ था, है ना। तो राकेश खड़ा हुआ था वहाँ पे पान ठेला में, ऐसे करके जो भी कर रहा था वो अब वो जाने, है ना। अब उस बीच ये भाई साहब वहाँ से गए, है ना, और एकदम धमकी देने लग गए। किसको? राकेश को। कैसे? उस दिन बेटा तुम लोग मेरे को गाड़ी था और नहीं ले गए, बताता हूँ रुक, तेरे को तू यहीं रुक, बताऊंगा, ऐसा करके, है ना। तो क्या हुआ, ये भाई साहब धमकी दे दिए। अब सामने खड़े थे उनके एक मित्र जिनका नाम था सूर्या। तो सूर्या आए और इनका कॉलर पकड़ लिए। तू कैसे मेरे दोस्त को बोल रहा है? और एक ठोक ऐसे गाल में हल्का सा इतना वाला मार दिया। ये भाई साहब अपना निकल लिए, उन लोग भी अपना निकल लिए, हो गया। अब ये भाई साहब इधर अपने घर चले गए, दोनों क्लास आए। क्लास आए तो ये भाई साहब जो है राकेश, वो क्लास में आके माहौल बना रहे हैं। कैसे? अरे अमित, पता है नीचे हम लोग खड़े थे ना, तो विक्रांत आया और ऐसा ऐसा बोला, पता है उमा ऐसी बोल रहा था। कौन? कौन? विक्रांत। तो क्या हुआ मालूम है, ये जो हमारा दोस्त है सूर्या, वो आया और आ करके उसका कॉलर पकड़ा, पूरा शर्ट चिरा गया भाई उसका एकदम। फिर उसका एक ऐसा जो खींच के मारा तो उसका गाल पहले लाल हुआ, फिर दूसरा इधर भी मारा तो लाल हो गया। फिर उसके बाद ना ऐसे जोर से ढकेला उसको और एक लात में ऐसे मारा, इतना दूर जाके वो ठेला चकनाचूर हो गया भाई। जाग देख लेना, वो जो पान ठेला वाला है ना, एकदम हम लोग को बोल रहा था पैसा दे करके, तो उसको भी चमका दिया सूर्या। उसके बाद ना इतना मारा इसको, ऐसे जो सिंघम में ऐसे उठा पटक के मारा था ना, वैसे ही मारा है यार। देख अभी वो आया भी नहीं है, देखना कल आएगा पट्टी वट्टी बंधा रहेगा करके। ठीक, तो हुआ क्या था और बता कितना रहे। वो वाला मूवी का सीन देखे ना, बाहुबली का, जब वो देवसेना ऐसा आग मारती है, उसी समय पीछे से महिष्मति के सम्राट प्रिय पुत्र ऐसे करके, वो वाला सीन याद आ रहा होगा। जब वो देवसेना पूछती कौन हो, हमारे गांव कैसे बचाए हो अभी तक मन बुद्धि बन के, फिर मारती है ऐसा उसको, तो पीछे से चालू होता है कडप्पा, महिष्मति के साम्राज्य, इनकी क्या नाम है, माता का नाम क्या है यार, शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र होने वाले राजकुमार, ऐसा करके बढ़ा चढ़ा बताया जाता है ना। तो वैसे ही हर किसी का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना।
तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो भी राजा रहते थे अपने साथ एक साहित्यकार को रखते थे जो कि उनकी चीजों को क्या करे, संहिताबद्ध करे, मतलब एक लेखन तौर पे लेकर के आए, क्योंकि बातचीत पे तो कोई भरोसा नहीं करता, तो उसको लिख करके रखे जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जान सके। ऐसे ही एक और सीन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वो पद्मावत मूवी देखे होगे। उस मूवी में वो टेंट में रहते हैं, फिर एक व्यक्ति ये क्या करते हैं, कागज को फाड़ फाड़ के क्या करते रहते हैं, आग में डालते रहते हैं, वो इतिहास रहता है। ठीक है, उसके जो पिछले शासक रहता है उसका इतिहास। अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो आता है फिर अंदर बोलता है आज से इतिहास में केवल किसका नाम रहना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी का नाम रहना चाहिए। तो एक ऐसा इतिहास लिखो जो मुझे मेरा गुणगान करे या मेरे बारे में चारों दिशा में ख्यातिबद्ध करे मुझे, ऐसे करके। तो ऐसा होता है। तो हमेशा क्या होता है कि कोई ना कोई चारण कवि या चारण साहित्यकार रखा जाता है। चारण मतलब समझ रहे हो आप लोग, तलवे चाटने वाला जो अपन बोलते हैं बेसिकली। तो भाई आपके बारे में इतना कुछ बोल रहे हैं यार आप, और ऐसा कर रहे हो। खैर है ना, ये मजाक मतलब समझने के लिए थी, बैठ जाओ सबके सब। ठीक है, तो हर व्यक्ति, हर राजा ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति रखेगा। तो जब कभी भी आगे चल के चारण कवि सुनोगे तो यही वाला राकेश का शकल आ जाना चाहिए। ठीक है, या चारण साहित्यकार, पूरे के पूरे इतिहास में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा। अमीर खुसरो का नाम हमने लिया। वैसे यहां पर इसका एक चारण कवि रहेगा हरिसेन। क्या नाम रहेगा, हरिसेन। वो हरिसेन अलग है, वो सेन है, ये शेण है। ठीक है, हरिसेन। इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। प्रयाग इलाहाबाद, इसे इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद अभिलेख भी बोलेगा तो भी यही है, प्रयाग प्रशस्ति बोलेगा तो भी यही है। इलाहाबाद में है ये प्रशस्ति, इसलिए उसका नाम प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो किसका है भाई प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन का। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का चारण कवि। ठीक है, तो हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति, ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी है। मतलब भारत के इतिहास में प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, तो आप बताओगे हरिसेन। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो क्या हुआ, ये जो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, वो मतलब अशोक से भी ज्यादा, अशोक तो बहुत दूर तक के विस्तार किया आपने, लेकिन उस नक्शे में देखा होगा कि मैंने इधर नीचे के हिस्से को छोड़ दिया है ना। नीचे का हिस्सा अपन ने उस साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, किसके समय के, अशोक के। यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। तो ये भाई साहब क्या चाहते थे कि अशोक जो था उससे भी ज्यादा मैं क्षेत्रों का विस्तार करूं और पूरे विश्व में अपने नाम की ख्याति और गुप्तों की ख्याति विख्यात करूं। ऐसा करके भारत का नेपोलियन आक्रमण करता, मतलब इसका नेपोलियन का तात्पर्य ये है कि साम्राज्य विस्तार की नीति रखता था। इसकी एकमात्र नीति थी कि साम्राज्य को जहू और फैलाना है। ठीक है, तो अभी तक के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है उसके नीचे का सीन इनका नहीं हो पाया था, है ना। विंध्याचल हमेशा से ही एक मजबूत ढाल के तौर पे खड़ा रहा है भारत के इतिहास में, जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समय भी देखी थी कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के को पार न कर पाने के कारण नीचे कोई इतिहास नहीं मिलता था। सेम चीज यहाँ पे दोस्त, अभी तक के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे कोई भी बड़ा नहीं पहुंच पाया है ना। छोटे छोटे लोग नीचे चल रहे हैं, लेकिन बड़ा जो साम्राज्य है उसका विस्तार नीचे तरफ नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, समुद्रगुप्त उसको प्रयास करेगा। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पार करके दक्षिण विजय अभियान पे निकलेगा। कहाँ निकलेगा, दक्षिण विजय अभियान। तो दक्षिण की दिशा में अब इसको विस्तार करना है, बाकी तरफ हो गया। तो जब ये दक्षिण विजय अभियान पर निकला, कौन, ये वाला कलर दिखेगा क्या, विजिबल है, कह दे यार, ठीक, यूज कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान पे निकला, ऐसा करके अपने को पता चला, तो वहां पे 12-14 शासकों को उसको हराना है, बहुत सारे शासकों को उसको हराना है। तो पहली बात तो ये समझो कि वो कहीं पे रुकेगा नहीं, है ना। एक हो सकता था कि मैं गया, ये भाई साहब का जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर के इनको पराजित किया और वहीं पे रुक करके शासन करने लग गया। एक नीति ये होती, तो मैं इस नीति का पालन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे साम्राज्य का विस्तार करना है। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पहले इनको पराजित करूंगा, ठीक है, और पराजित करके इनके क्षेत्र को ग्रहण करूंगा। क्या कर लिया, ग्रहण।
फिर बोलूंगा मुझे तो यहाँ रुकना नहीं है, तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, ठीक है, नहीं तो मार भी सकता था, तो मारेगा नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता हूँ, एहसान करता हूँ, तुम इस क्षेत्र को संभालो और इतना पैसा फिक्स अमाउंट मुझे भेजते रहना, और तुम किसके अधीन रहोगे? गुप्तों के अधीन रहोगे, हाँ या ना? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते हैं इसको। किसकी नीति कहेंगे? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, ठीक है, संधि हो जा रहा है इसलिए मोक्षानुग्रह हो गया वो। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के साथ आगे बढ़ेगा, मतलब एक जगह टिक करके नहीं रहने वाला, जाएगा, आक्रमण करेगा, जीतेगा, उसी को सौंप करके आगे बढ़ जाएगा, हाँ या ना? तो नीति समझ में आई। तो इस नीति के तहत ये समझ में आया कि हरिशेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान पर निकले थे तो उन्होंने दक्षिण कोसल के शासक, किसके शासक? दक्षिण कोसल के शासक महेंद्र सेन तथा महाकांतर के शासक व्याघराज को पराजित किया था। शब्द भी ध्यान देना, दक्षिण कौशल महाकांत, कॉम्बिनेशन अलग हो गया, ये रामायण काल वाला है और वो महाभारत काल वाला है। तो हरिशेन ने इन्हीं नामों का प्रयोग किया है, तो प्रश्न भी आपसे इसी नामों के माध्यम से पूछे जाएंगे। कैसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त ने किस महाकांतर के राजा को पराजित किया था, ये पूछा जा सकता है, या समुद्रगुप्त ने किस दक्षिण कौशल के शासक को पराजित किया था, या यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित व्याघराज किस क्षेत्र का शासक था। तो आप क्या बताओगे? महाकांतर। या सेम महेंद्र सेन के बारे में पूछ दे तो आप क्या बताओगे? दक्षिण। तो इस शब्द को याद रखना, वहां के लिए दक्षिण कौशल, यहाँ के लिए महाकांतर। क्लियर? तो क्या बोले अभी हम, समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान पर निकला था तो उसने दक्षिण कौशल के शासक महेंद्र सेन और महाकांतर के राजा व्याघराज को पराजित किया। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले तो इसी को पराजित करेगा, ऊपर से आ रहा है तो पहले दक्षिण कौशल बाद में, ठीक है। तो ये भाई साहब निकले यहाँ से, अपनी सेना, इसकी बहुत बड़ी सेना थी, है ना, और लगातार युद्ध करते हुए आ रहे थे तो सेना थक गई, है ना। तो आरंग वारंग पार किए लोग, और आरंग पार करने के बाद महानदी के तट पर तंबू गाड़ करके आराम करने लग गए। कौन आराम करने लग गई? समुद्रगुप्त की सेना। कहां पर? आरंग पार करने के बाद महानदी के तट पर आराम करने के लिए बैठ गई समुद्रगुप्त की सेना। तो किसकी सेना है? समुद्रगुप्त की, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर बैठी है? तो क्या बना? और वही बाद में कहलाया महासमुद्र कहलाया, और धीरे 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 उसको आसान रूप में क्या कहना जाने लगा? महासमुद्र। अर्थात महासमुद्र का नामकरण क्यों हुआ? तो समुद्रगुप्त की सेना के महानदी के तट पर विश्राम करने के कारण उस क्षेत्र को महासमुद्र कहा गया। तो क्लियर है महासमुद्र का नाम? तो याद रखना, गुप्तों के इतिहास से महासमुद्र जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ या ना। देखो हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबका कुछ ना कुछ महत्व है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का काशी पढ़ के आए हो, चाहे महासमुंद देख रहे हैं, सब। प्लस कोपरा पढ़े हैं अपन सब, पंचकोशी धाम में कोपरा। तो ये भाई साहब की जो पत्नी है ना समुद्रगुप्त की, वो कोपरा से थी, मतलब ये भी हमारा दामाद है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का दामाद है समुद्रगुप्त। तो कोपरा से उसकी वाइफ थी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे वो काम का फैक्ट नहीं है, लेकिन दिमाग में हाँ चलो रिश्ता स्थापित करने में आसानी जाती है ना, तो हाँ दामाद रिश्ता लिहाजा करके क्लियर। बढ़े थोड़ा सा आगे, तो एक बेसिक फैक्ट और नीति तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोग को। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत वापस ये क्षेत्र किसको मिल गया? इन्हीं लोगों को, अर्थात वाकाटक इस क्षेत्र में शासन करते ही रहे।
नहीं तो खत्म नहीं हो जाना था ये। अगर वहां पे समुद्रगुप्त बोलता मैं ही शासन करूंगा तो ये खत्म, उसके आगे के राजाओं का तो कोई उल्लेख ही नहीं होता। तो इसीलिए क्योंकि उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, इसलिए इस क्षेत्र में आगे के लोगों को शासन करने के का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े आगे, तो ये हो गया हिसाब किताब, इस राजा का सीन खत्म, उस राजा का सीन खत्म। कर रहा हूं ना जी, आप काबर टेंशन लेते हो, इतना सारा कलर यूज किया हूं और 10 ठोक करेंगे। ठीक, वो केवल इसलिए किया क्योंकि वो अलग से हाईलाइट रहे दक्षिण कौशल और महाकांतर, इसलिए पर्टिकुलर उस कलर का उपयोग हुआ है। बाकी मैं वैसे कलर यूज करते नहीं, लाइट कलर ज्यादा ठीक रहता है। ये लाल भी इसीलिए एक ही जगह यूज किया हूं कि प्रयाग प्रशस्ति अलग से चमकते रहे और ये दोनों अलग से चमकते रहे। तो जो हाईलाइट करना था उसको ये 2 कलर से कर दिया है। चलो अब देखते हैं आगे। तो ये तीनों का हिसाब किताब हो गया है खत्म। आगे चल के कुछ सिक्के विक्के मिले हैं, उसको अलग से देखेंगे। अलग से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फलाना शासक के सिक्के, ढेकाना के सिक्के, इसके सिक्के, उसके सिक्के। चलिए अब आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय इस वंश का बहुत प्रमुख शासक रहेगा। ये वही शासक है जिसके दरबार में 9 रत्न रहने वाले हैं, है ना। उस 9 रत्न में से एक काली दास भी रहने वाला है ना। तो 9 रत्न जिसमें से अलग अलग विधा के जानकार, अलग अलग विधा को जानने वाले, उसके विशेषज्ञ लोगों को इसने अपने दरबार में 2 लोग रखे थे। 9 रत्न कौन कौन? इधर ये भाई साहब भी रखे थे क्या? ये कनिष्क के दरबार में थे कि नहीं? कैसे? कनिष्क के दरबार में कौन था? चेक करो। कनिष्क बहुत बड़ा शासक है, यहाँ पे हम लोग हल्का सा छोटा सा पढ़ के उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो। नहीं, और किसके दरबार में विद्वान लोग थे? और तेनालीरामा किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। क्या कहते थे उसके समूह को? अष्ट। ठीक, तो 8 का ये सब याद रखना है, छोटे छोटे फैक्ट्स है ना। चलो खैर बढ़ते आगे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जिसके दरबार में 9, अभी उस 9 रत्न से हमको कोई मतलब नहीं है, अभी मतलब है उसकी बेटी से। ठीक है, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती, है ना। तो प्रभावती का विवाह होगा, वर खोजा जाएगा इधर उधर सब तरफ, कौन है, क्या है, कैसा है बोल के, और अंत में इन दोनों का विवाह तय होगा, प्रभावती और रुद्रसेन का, है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, और वैवाहिक संबंध स्थापित होगा तभी ये लोग अपने आप को महाराजा और बड़े वंश को महाराजा धीराज बोलेंगे। इसीलिए इस प्रभावती का ही पूना अभिलेख है। किसका अभिलेख है? प्रभावती का पूना। ठीक है, याद रखना हमेशा बड़े लोगों से रिश्ते स्थापित करना अच्छा ही माना जाता रहा है। पहले पुराने समय में जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे राजपूत शासकों ने अकबर के साथ में विवाह संबंध स्थापित किए थे। क्यों? जिससे उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़े हैं और मैं थोड़ा सा छोटा हूँ, तो अगर ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे तो मैं तो खत्म हो सकता हूँ। तो इसलिए विवाह संबंध स्थापित होता था। तो इसको बोलते थे अधीनता स्वीकार करना, या उनके अधीन होकर के शासन करना, या फ्यूडल्स अर्थात सामंत, है ना, सामंत वाली स्थिति भी। तो कहीं अब ये अगर शासन कर पा रहे हैं इतने बड़े वंश के होने के बाद में, तो संबंध स्थापित किए तभी उनका प्रभाव चल पाया। तो याद रखना प्रभावती गुप्त जो है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय है, उनका विवाह रुद्रसेन के साथ में संपन्न होगा। तो इतना अपन ध्यान रखें, और ज़्यादा कोई तथ्य नहीं है भाई साहब के बारे में, केवल इनका उपलब्धि क्या है कि इनका विवाह प्रभावती गुप्त के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ही, ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता था, रुद्रसेन की आकस्मिक मृत्यु हो गई। रुद्रसेन खत्म। अब ये बेचारा तड़पने लगा, कहाँ बैठा हुआ है? पाटलिपुत्र में, और तड़प रहा है कि अरे यार, सोचो यार, सिंपल, कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए परेशान हो गई ना,
क्या स्थिति है, कैसी होगी, क्या है, उसको वो लोग परेशान तो नहीं कर रहे होंगे या कुछ बोल तो नहीं रहे होंगे। बहुत सारे कर्ज दिए जाते हैं ना कि तू मनहूस है, ये है, वो है, तेरे आने से ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके बातें चलती हैं। तो जाके देख जा, मतलब पता करना था उसको कि वो ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक से रख रहे हैं कि नहीं उसके जाने के बाद भी। तो भाई साहब ने अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक को बुलाया जिसका नाम था कालिदास। बोले जा तो रे कालिदास, देख के आबे मोर बेटिल ठीक से रखे हैं कि नहीं, ठीक है, देख बे, और अगर थोड़ा भी समस्या देत हुई होला तो मोर बेटिल उठाबे, ओखर बाद बता देवे मतलब कि कैसे हुई, तू मतलब सोच लेना ऐसा करके, है ना। तो पूरा धमकी वमकी देखने के लिए भेज के रखा था कि ढंग से रख रहे हैं तो ठीक, नहीं रख रहे हैं तो निपटा देंगे ऐसा करके। तब ये भाई साहब निकले कहाँ से? पटना से। जाना कहाँ है? नागपुर। बहुत दूरिया है भाई, पैदल ही जाना है, ठीक है, कोई हाथी घोड़ा वाला सीन भी नहीं है इधर, क्योंकि पहाड़ी वाला क्षेत्र है तो हाथी घोड़े में भी समस्या आ रही है। तो बेचारा पैदल 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 आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ जाना है? ना, मतलब बहुत दूर है दोस्त, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही दूर है। गाड़ी में जाते हैं तो हालत ख़राब हो जाता है, बेचारा पैदल पैदल जा रहा है, कितना हालत ख़राब हो रहा होगा सोचो। तो बेचारा टहलते टहलते चलते 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 पहुंचा, सरगुजा क्षेत्र में एंटर किया, और सरगुजा क्षेत्र में जैसे ही एंटर किया तो थक गया बेचारा, बहुत थक गया, एकदम ज़्यादा थका ना, तो थक हार कैसे बैठ गया और सांस लेने लगा, है ना, जोर जोर से, हफरासी लग रहा है, सांस नहीं लेगा जी। अब वो बेचारा आंख बंद करके, कुछ उसको सूद बूद नहीं है तो आंख बंद करके सांस ले रहा है। बहुत देर तक के रिलैक्स करने के बाद जब वो आंख खोला और चारों दिशा में देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, मतलब पागल हो गया वो आदमी। कौन? कालिदास। मतलब चारों दिशा को कम से कम 2-4 घंटा वो केवल मुंह खोल के देखा है, इतना पगला गया इस क्षेत्र की सौंदर्यता से, मुहा गया वो, मुहाना बोलते हैं ना, तो मुहा गया। अगले 4 घंटे 5 घंटे, 1 दिन 1.5 दिन उसने कुछ नहीं किया, वो वहाँ पे केवल बैठा रहा, उस क्षेत्र को ऑब्जर्व करता रहा। ऑब्जर्व करने के बाद उसने अपना कॉपी पेन निकाला, अब पूरा का पूरा लिख डाला, क्या? मेघदूतम। तो क्षेत्र में बैठ के उसने मेघदूतम की रचना कर दी, ठीक है। और इसको, रामगढ़ की पहाड़ी को, स्वर्ग का प्रवेश द्वार की उपमा दे दी कि बोले भैया ये स्वर्ग का प्रवेश द्वार है, स्वर्ग है पृथ्वी में तो यहीं पे है। कहाँ पे? रामगढ़ की पहाड़ी में। क्लियर है? तो कहाँ जा रहा था वो? बेटी देखने, बेटी देखने जा रहा था, ठीक है नहीं, और यहाँ स्वर्ग मिल गया उसको, ठीक है। तो याद रखना। तो किसके शासन काल में गया वो? चंद्रगुप्त विक्रम। अब अगला शासक बन गया प्रवरसेन। तो प्रवरसेन के समय में किसकी यात्रा होगी? कालिदास छत्तीसगढ़ आएगा और किसकी रचना करेगा? मेघदूतम की रचना करेगा और रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहेगा, हाँ या ना। और ये भाई साहब के बारे में जानकारी हमें मिलेगी बालाघाट ताम्रपत्र से। कहां से? किसके बारे में जानकारी मिलेगी? ये रहेगा किसका? ठीक है, वो ताम्रपत्र है किसका? नरेंद्र सेन का। लेकिन जानकारी किसके बारे में मिलेगी? सिंपल सी बात है, मैं अपने बारे में थोड़ी बताऊंगा, ठीक है। हमेशा ये होता है, अरे मेरे पापा आज ऐसा किए थे, ऐसा किए थे, वैसा किए थे, तेरे को पता है एक बार वहाँ गए थे, पापा ना एकदम मार दिए थे साले को, ऐसा करके बताते हैं ना हम लोग कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वहाँ गए थे, पिताजी ये किए थे, बड़ा भाई ये किया था। तो अपने बारे में कोई चीज़ नहीं बताता। तो जो उसका अगला शासक आया नरेंद्र सेन, उसने भी अपने पूर्वज के बारे में बताया कि मेरे पूर्वज ऐसे ऐसे थे और ऐसा ऐसा किए थे। तो इसके बारे में जानकारी हमको बालाघाट ताम्रपत्र से मिली थी। क्या पता चला था? कालिदास आया था और मेघदूतम की रचना किया था, और क्लियर। प्लस प्रवरसेन के बारे में एक जानकारी और मिलती है इसी बालाघाट ताम्रपत्र से कि इसे कौशल और मैकल का स्वामी कहा जाता था।
किसका स्वामी कहते थे? कौशल और मैकल का स्वामी। बढ़े आगे। चलो, तो ये हो गया प्रवर सेन का हिसाब किताब। नरेंद्र सेन के बालाघाट ताम्रपत्र से अपने को पता चला। उधर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का भी हिसाब किताब खत्म, गुप्त वंश खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए अब यहां से गुप्त और वाकाटक का हिसाब खत्म। अब यहां से नल वंश और वाकाटक का हिसाब किताब चालू होगा। अब ये जो भाई साहब है नरेंद्र सेन, ये थोड़े हरामी किस्म के व्यक्ति थे, समझ लो, है ना। इसलिए ये भाई साहब गए, वैसे उतने भी नहीं थे लेकिन फिर भी ये भाई साहब गए और जाके इसको कोचक के आ गए। किसको? वराहराज। कुछ नहीं किया, कोचक के आ गए बस, ऐसा जाके उंगली करके। कैसे उंगली किया? मतलब सामान्य तौर पे उसको धमकी अमकी दे के थोड़ा धमका चमका के आ गए, क्योंकि अपने आप को किसके मान रहे हैं? गुप्त वंश के एकदम क्लोज मान रहे हैं, तो जाके उसको चमका के आ गए। तो वराहराज सीधा साधा आदमी था, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप रहा। लेकिन इस वराहराज के दो बेटे, नहीं, गड़बड़। इस भवदत्त वर्मन के दो बेटे दोस्त, है ना। तो अभी वराहराज के पास आते हैं। तो वराहराज का अगला जो बेटा था भवदत्त वर्मन, है ना, वो सत्ता में आया। और सत्ता में आया तो उसको याद आया, साले है ना मोर बापू ला चमकाक गिरी से, रुक बतात हो करके। तो ये गया कौन? भवदत्त वर्मन। ठीक, तो ये भवदत्त वर्मन जो है, ये भाई साहब गुस्से में, तो ये गए और जा करके नरेंद्र सेन को मार दिया। मतलब जाके युद्ध का आह्वान किया। किसने? भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन ने जा करके न केवल नरेंद्र सेन की सेना को पराजित किया, अपितु नरेंद्र सेन की हत्या की। इसके साथ साथ इतने में ही उसका मन नहीं भरा, जाकर पूरा उत्पाद मचा करके इनकी राजधानी नंदीवर्धन को पूरा तोड़ फोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया, पूरा खत्म। क्या किया भाई साहब? नष्ट भ्रष्ट। तो भवदत्त वर्मन का आक्रमण हुआ नरेंद्र सेन के ऊपर, और नरेंद्र सेन की हत्या पश्चात उसकी राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हाँ या ना। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलेगी? रिद्धिपुर अभिलेख से। इतना में वो चूक नहीं हुआ, हरामी था वो जाकर के वहां से ताम्रपत्र भी जारी किया कि इसको हराया हूं और इसकी राजधानी को नष्ट करके आया हूं करके। इतना मतलब ठसन उसका। अब इसको देख करके ये जो नरेंद्र सेन की बीवी और ये जो पृथ्वी सेन की माँ है, वो पृथ्वी सेन को बोलने लगी, कब खून खौलेगा रे तेरा? क्या बोली? कब खून खोले? बाप को मार दिया, राजधानी नष्ट भ्रष्ट कर दिया, कब खून खौलेगा रे तेरा? तो ये क्या बोला? बाप का, भाई का, राजधानी का, सबका बदला लेगा रे तेरा पृथ्वी सेन द्वितीय, है ना, ऐसा बोला। अब ये गया। इस बीच सत्ता परिवर्तन हो चुका था और अर्थपति भट्टारक आ गया था, क्योंकि इनको अपनी स्थिति को समेटने में सालों लगेंगे ना, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। तो ये गए भाई साहब और जाकर के किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक के ऊपर हमला किया। न केवल अर्थपति भट्टारक के ऊपर हमला किया, अपितु उसको उसकी हत्या भी की, और उसकी राजधानी पुष्करी जो कभी ऐसा दिखा करती थी, उसमें अब पू इधर, श इधर, क इधर और री इधर, ऐसा पूरा तबाह करके आ गया, तगड़े से तबाह किया पूरा ऐसा फेंक के। तो अब समस्या बढ़ गई। कौन खत्म हो गया? अर्थपति भट्टारक, प्लस राजधानी भी पूरी तरीके से समाप्त।
ठीक, और बहुत गंदा हुआ था, मतलब इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है, पहले ये जा करके निपटाया तो ऑब्वियस सी बात है एक कदम आगे बढ़ेगा कोई। अगर स्टीव स्मिथ 100 मारा है तो उधर नहीं, अभी तो इंग्लैंड के साथ चल रहा है दोस्त, तो जॉस बटलर या जो रूट मारेगा उससे कम से कम 10 रन तो ज़्यादा मारना बनता है, वही सीन है। तो ये अगर 10 रन मार के आया तो वो 10 रन एक्स्ट्रा उधर निपटा के आए। तो इस प्रकार से चीज़ें बिगड़ी थी। अब अगला रास्ता क्या था, जैसा पहले चल रहा है कि ये जाके उसके पितक को चका तो वो जाके इधर निपटाया, फिर ये जाके उधर निपटाया। तो अगली स्थिति ये बनती है कि जो इसका भाई है स्कंदवर्मन, वो जाके इसको निपटाया। लेकिन स्कंदवर्मन थोड़ा सा समझदार व्यक्ति, उसको समझ में आया कि एक हत्या के पीछे लगातार हत्याओं का दौर चलता है। तो गैंगस्टर का सीन वही है, आप इसके गैंग से एक मारोगे, वो आपके गैंग से एक मारेगा, ऐसा ऐसा चलते रहता है। तो वो ना करते हुए इसने बोला कि यार मैं प्रोग्रेसिव काम में ध्यान देता हूँ, मुझे नहीं करना है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हमने उसका नुकसान किया, उसने हमारा नुकसान किया, फिर मैं जाके करूँगा, फिर अगला जो भी आएगा उसको इधर आके परेशान करेंगे। तो उससे बेटर है यहाँ पे युद्ध विराम किया जाए। और युद्ध विराम करते हुए इसने आगे लड़ाई को बढ़ाने के जगह पे प्रोग्रेसिव काम करना चालू किया। और इसने सबसे पहले इस पुष्करी को वापस से ऐसे किया, जैसा फैल गया था ना उसको ठीक किया, और पुष्करी को व्यवस्थित अर्थात पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार नहीं, यहाँ पे पुनरुद्धार कहा जाता है इसको ना, वापस से पुष्करी को अच्छे से बसाया और उसे पोड़ागढ़ नाम दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, क्या बोला उसे, पोड़ागढ़। और वहां से एक अभिलेख जारी किया, ठीक है, शिलालेख लिखा हुआ, शिला में लिखा हुआ एक अभिलेख जारी किया। तो पोड़ागढ़ अभिलेख में उसने कहा कि ये जो नल वंश है विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। मतलब शेर भी देखना है और डर भी लग रहा है, वही वाला बात है ना, शेर भी देखना चाह रहा है वो, लेकिन डर भी लग रहा है। इतना ही तेरे को इतना भाषण देना है, जाके मार, आक्रमण कर। लेकिन क्या बोल रहा है, पहले भी विजयी था, आज भी विजयी है और कल भी। डर गया ऐसा मत सोचना, मन में उसका यही है, डर गया ऐसा मत सोचना मैं तेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा हूं, तो है ना, अभी टाइगर जिंदा है ऐसा करके। तो कभी लगे मन तो आ जाना, निपटा देंगे ऐसा, अभी मैं प्रोग्रेसिव काम में लगा हूं, ठीक। तो विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। ये कौन से वंश से संबंधित है पूछेगा तो नल वंश, कौन से शासक से संबंधित है पूछेगा तो स्कंद, और कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है बोलेगा तो पोड़ागढ़ अभिलेख, ठीक। तो ध्यान रहेगा, पोड़ागढ़ अभिलेख विजयी था, है और रहेगा। क्यों लिखा, आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ये जताना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ वापस से युद्ध में नहीं आ रहा हूं, तो इसको मेरी कमजोरी मत समझना। हम लोग हमेशा से ताकतवर थे, हैं और रहेंगे, बस अभी वक्त का तकाजा ये है कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण ना करूं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुमको हराने में समय नहीं लगेगा, ये जताना चाह रहा था वो, ठीक है। मतलब यार सिंपल सी बात है, अपने वंश को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना कि हम ताकतवर हैं। मान लो भारत और चाइना का युद्ध हुआ और इंडिया हार गया, लेकिन हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हार गए, पाकिस्तान जैसा, ठीक है, पाकिस्तान जैसे हमसे सब युद्ध हारा है, लेकिन क्या बोलते हैं, भारत से हम सब युद्ध जीते हैं। क्यों? क्योंकि अपने लोगों के सामने नहीं बता सकता ना कि यार हार गए बोल के। हालांकि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें अपनी गलतियों से सीखने वाला पैटर्न है हमारा। तो यहाँ पे भी वो बोल रहा है हम अपनी गलती सीख रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हम एकदम तुम्हारे अधीन ही हो गए, ठीक। बढ़े आगे। तो ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, पोड़ागढ़ अभिलेख से। पोड़ागढ़ अभिलेख का संबंध, ठीक है, रिद्धिपुर का भावदत्त वर्मा और केसरी बेड़ा का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तीनों है, नाम। केसरी बेड़ा का संबंध किससे है, पोड़ागढ़ का किससे है और इसका किससे है, ठीक है। रिद्धिपुर वैसे प्रभावती का है कहा जाता है ना। तो ये भाई साहब जाके निपटाए थे उधर, और उसके बारे में प्रभावती से जानकारी हमको ऐसा मिली थी, ऐसा करके अपन कहते हैं, ठीक। बढ़े आगे, चलो बाकी कुछ फैक्ट्स जो अपने को पता है। अच्छा, इसको अपन खत्म कर लेते हैं पहले 1 सेकंड के लिए। तो ये भाई साहब लास्ट शासक रहेंगे, है ना। ये आगे जाकर के सूरा वंश का विनाश करेंगे, के पतन का कारण बनेंगे, है ना। सूरा वंश का जो पतन होगा वो किसके माध्यम से होगा, इसी हरिसेन के। तो इसको वहां पे अपन रिलेट करेंगे, तो बस इस व्यक्ति को ध्यान में रखे रहना, ठीक है। बढ़े आगे,
चलो 10-8 हो गया है। चलो बेसिक फैक्ट जितना पढ़े वहां तक का पढ़ते हैं, फिर नीचे वाले उनका अलग इतिहास चलता है, तो अपने को आसानी मतलब समस्या नहीं जाएगी। इसमें अगर बीच में अटकता तो समस्या जाती, क्योंकि इसका संबंध उससे, उसका उससे, ऐसा चल रहा था। चलो हाँ दोस्त, चलो आओ इधर वराहराज। तो आप लोगों को मैंने वहाँ पर, कहाँ पर, कोंडागांव जिले में अर्डेगा नामक एक जगह पढ़ाई थी, और अर्डेगा से कहा था मैंने कि इस वंश के 32 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, कितने सिक्कों की प्राप्ति हुई है? 32। उस 32 में से 29 सिक्के वराहराज के थे, एक सिक्का भवदत्त वर्मन का था, और 2 सिक्का किसका था? अर्थपति भट्टार। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं, किससे मिला है? मृत भांड से, मिट्टी का भांड। भांड का मतलब होता है आपका मटका। मिट्टी के मटके से हमको 32 सिक्के मिले हैं। वो 32 सिक्के किसके हैं? तो नल वंश के हैं। नल वंश के 3 शासकों के हैं। 29 सिक्का एक शासक का, एक सिक्का एक शासक का, और 2 सिक्का एक शासक का। इसका जो अध्ययन है, मैं इधर लिख दूं यहाँ पे, ये जो अर्डेगा वाले सिक्के हैं, मैं केवल अर्डेगा लिखूंगा चलेगा? चलो मैं सिक्का भी लिख देता हूँ। इसका अध्ययन डॉक्टर वासुदेव मिराशी ने किया है। क्या वो कौन अध्ययन करेगा? ये कहां पे रखा गया है? तो नागपुर के संग्रहालय में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? नागपुर के संग्रहालय। ठीक, इसके बाद की चीजें, बहुत सारी चीजें बची है ना अभी, मतलब अराउंड ये 60% हुआ है, 40% चीजें बची हुई है ना, तो वो कल देखेंगे। गुप्त वंश की भी चीजें बची हैं, इनकी भी चीजें बची हैं, तो उसको अपन कल उठा करके देखेंगे। ठीक, अभी समय होता तभी देख लेते, खैर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रख के आओगे। कौन सा मौर्य पढ़े ना आज? नहीं, समझ में आई चीजें? चलो कॉपी निकालो फिर।